Namaskar. In last lecture, I introduced about the basis of the Nyaya and I told you the Laukik Nyaya. Nyaya means नीति साधन उपाय नय नीतो प्रमाणानुग्रह स्तर के न्याय निश्चितम नियते निर्णीयते अनेनित न्याय वाचस्पत्यम नियमेन ईयते इति न्याय अमरकोश तर्क विद्या प्रमाणे अर्थ परीक्षणम न्याय प्रत्यक्षागमाश्रित अनुमानम. Many definitions has been told in last lecture and few examples to correlate the nyaya and to conceive the basis of the nyaya has been told you. Today I will start some nyaya illustrated by the Chakrapani in explaining the Charak Samhita. You know the Tika of Chakrapani is Ayurveda Deepika. And first nyaya what I want to propose you is the Kakdanta Pariksha Nyaya. Kakdant, teeth of crow, कौवे के दांत. Pariksha means examination. There is no teeth in the crow. कौवे के मुंह में कोई दांत नहीं होता. And if you are going to examine it, if you are going to count it, you are going to do something in vain. That is not going to be fruitful. कौवे का आप दांत परीक्षा करने जाएंगे वहां कौवे के दांत ही नहीं है, इसलिए आपका जितना भी प्रयत्न है वो निरर्थक साबित होगा. इसी तरह से हम अगर बिना किसी प्रयोजन के किसी कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं जिस कार्य की संप्राप्ति वहां हो ही नहीं, ऐसे प्रयत्नों को काकदंत परीक्षा कहा जाता है. जैसे किसी की आंख में कैटरेक्ट हुआ हो और उसके पैर के अंगूठे की नस को हम कहें कि इसको धागे से बांध देंगे तो कैटरेक्ट ठीक हो जाएगा, इस प्रकार के प्रयत्नों को काकदंत परीक्षा कहा जाता है. बिना अभिप्रयोजन के किसी कार्य में प्रयुक्त होना. दैट न्याय इज कोटेड इन बाय चक्रपाणी इन चैप्टर फर्स्ट. पहला चैप्टर है अथातो दीर्घन जीवितीयम अध्यायम. दीर्घन जीवितीयम अध्यायम में सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में चरक संहिता में लिखा कि प्रतिज्ञा क्या है. प्रतिज्ञा क्या है? दीर्घ जीवन. अभिधेय क्या है? हितायु अहितायु. और प्रयोजन क्या है? प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च. स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के विकार का प्रशमन करना इसका प्रयोजन है. धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्या से प्रयोजनम. लिखा है प्रयोजन के बिना तो मूर्ख भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, इसलिए बिना प्रयोजन के कोई कार्य करना ये मूर्खता है. अगर कोई शास्त्र लिखा गया है, मैंने पिछले भी बार बताया था कि उसकी फलश्रुति होनी चाहिए. इस बात को जानने के बाद हम इससे क्या सिद्ध कर सकते हैं? बाय नोइंग दिस थिंग, बाय नोइंग द डिसिप्लिन, बाय स्टडीइंग दिस पर्टिकुलर डिसिप्लिन, बाय ऑब्जर्विंग दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाट fruitful resultant we can get. That is called the काकदंत परीक्षा. क्योंकि बिना if there is no प्रयोजन या प्रयोजन is different from my aim, you are not going to achieve your aim. And that's why प्रयोजन should be first. And that's why explaining the प्रयोजन Chakrapani used this काकदंत परीक्षा न्याय. It can be also considered in the field of research. किसी भी प्रकार के रिसर्च को प्रारंभ करना, उसकी क्लिनिकल स्टडी करना, अगर उससे संबंधित आपके पास कोई तथ्य नहीं है या उससे रिलेटेड नहीं है, दोनों के बीच में ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट के बीच का कोई समवाय संबंध स्थापित नहीं होता, तो हमारी सारी परीक्षा, सारा किया गया प्रयत्न केवल काकदंत परीक्षा हो जाएगा और हम रिजल्ट इसी प्रकार से निकाल देंगे कि मेढक की दोनों टांगे काट देने पर मेढक बहरा हो जाता है. दूसरा न्याय है गुणाक्षर न्याय. दूसरा न्याय है गुणाक्षर न्याय. गुण माने घुन, जो लकड़ियों को काटते रहते हैं और कभी कभी लकड़ियों को इस प्रकार से काटते हैं
कि उनके काटते काटते कोई आकृति बन जाती है। और आप देखिए कभी कभी वो आकृति ऐसी हो जाती है कि उससे कुछ सार्थक दिखाई देने लगता है, जैसे कोई अक्षर लिखा गया हो या जैसे कोई आकृति बनी हो। यद्यपि घुन के काटने में इस प्रकार का कोई रोल नहीं था, उसने जान के ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन काटते काटते हमारे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उसमें कुछ ऐसे आकृतियां, ऐसे अक्षर बन गए कि जिसको हम पहचान सकते हैं कि कौन सा अक्षर बन गया है। तो इस प्रकार जब किसी भी प्रकार से कोई बात हो जाए और उससे कुछ स्पष्ट आने लगे और कह दे कि नहीं ये तो इसके कारण हुआ है, उसकी कारणता का प्रयोजन न होने के बावजूद भी जब कोई चीज सिद्ध हो जाती है और उसके आधार पर, उसकी सिद्धि के आधार पर उस कारणता को सिद्ध करने लगते हैं, तो इसको गुणाक्षर प्रयोग कहा जाता है। जैसे गुण ने बिना किसी प्रयोजन के काट दिया, अब कोई अक्षर बन गया। हमने बिना किसी ज्ञान के किसी को औषधि दे दी, ठीक हो गया, हमने कहा कि नहीं ये तो ऐसा हो जाता है। इस प्रकार के प्रयोग करना गुणाक्षर न्याय है। दीर्घजीवितम अध्याय में ही चक्रपाणि ने ईसो चरक सूत्र पहले चैप्टर के 134वें सूत्र की व्याख्या में कहा कि भेषज जब अच्छी प्रकार से यूज किया जाता है तो आरोग्य देता है, और जो अच्छी प्रकार से भेषज की योजना कर पाता है वह चिकित्सक उत्तम माना जाता है। उपरितिष्ठित युक्तिज्ञ, जो औषधि की, रोगी के परीक्षण की संपूर्ण योजना को सम्यक प्रकार कर सकता है, वह चिकित्सक उत्तम होता है। एक बार किसी प्रकार से बिना तर्क के, बिना जाने सुने, बिना किसी परीक्षण के अगर हम किसी बात की सफलता भी कर लेते हैं तो वह गुणाक्षरी ही होगा, उसमें कि ना हमारा कोई सार्थक प्रयत्न नहीं रहा है। एक हमारे यहां कहावत कही गई है कि एक शिष्य गया गुरु के यहां, देखा तो वैद्य जी के यहां बड़े लोग आ रहे थे, बड़े लोग उनके पैर छू रहे थे, बड़ा रिस्पेक्ट मिल रहा था। उसने कहा कि तो बड़े सम्मान की बात है, धन भी मिल रहा है, यश भी मिल रहा है, लोग प्रणाम भी कर रहे हैं, इतने सारे लोग लगे हुए हैं, राजा राजपुरुष भी आके इनको प्रणाम करते हैं, ये तो बड़ा अच्छा व्यवसाय है, मैं यही क्यों न अपना लूं। उद्दंड प्रकृति का था चंड। उसने गुरुजी से कहा कि मुझे आपके पास ये वैद्यक विद्या सीखनी है। गुरुजी ने कहा कि अब मन में सोचा कि तुम सीखने के अधिकारी तो नहीं हो, लेकिन फिर भी चलो सीख ही लो। उन्होंने कहा कि आओ आश्रम में रहो, कुछ दिन साथ रहो, देखो बाकी छात्र भी पढ़ रहे हैं, इनके साथ धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे। उसने कहा कितने दिन रहना होगा? गुरुजी ने कहा कम से कम 4-5 साल 6 साल तो रहना ही पड़ेगा। उसने कहा गुरुदेव इतना मेरे पास समय नहीं है। फिर दूसरे स्थान पर उसने कहा कि गुरुजी ने कहा तब 1-8 साल ही रहो, कुछ छोटी मोटी चीजें सिखा देंगे। उसने कहा गुरुदेव इतना समय भी नहीं है। कहा तब? का 1-8 महीने रह लो, कुछ चीजें मैं बता देता हूं। का इतना भी समय नहीं है, उनका अनुभव करा दूंगा। का नहीं समय नहीं है। का 1-8 दिन रह जाओ। का गुरुजी इतना भी समय नहीं, मेरे पास यही 1 घटी बची है, इसी में मुझे विद्या सिखा दीजिए। चंड था, गुरुजी सोच रहे थे कि अनावश्यक झगड़ा हो जाएगा, मारेगा पीटेगा, तो उन्होंने कहा अच्छा एक सूत्र सिखा देते हैं तुमको। कहा क्या सूत्र है? कहा सीख लो। यस्य कस्य तयोर मूलम एन केनापि पेशितम। इसका उसका जिसका भी मन करे कुछ मूल जड़ी बूटी पट्टी कुछ उठा लो। कहा तब? का एन केनापि पेशितम, कुछ कूट पीच करके कुछ उसका बना लो। कहा तब? का यस्मय कस्मय प्रदातव्यम, इसको जिसको जिसमें भी समझ में आओ कुछ दे डालो। कहा तब? का यद्धा तद्धा भविष्यति, जो होना होगा होगा। तो गुणाक्षर न्याय यही है, न हमारे पास उसका मूल स्वरूप प्राप्त है, न उसकी कोई संप्राप्ति है, न कोई उसका निदान है, न उसका कोई त्रिसूत्र है। हम चिकित्सा के लिए प्रयोजन में पहुंच जाते हैं। कभी 1-8 बार हमारा गुणाक्षर हो गया था कि मैंने दे दिया और उससे लाभ हो गया, उस गुणाक्षर की हमेशा प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। वह इस प्रकार की सफलताओं को हम लोग गुणाक्षर न्याय ही कहते हैं। जब सम्यक प्रकार से योजना करके औषधि दी जाती है तभी वो चिरकालिक वैद्य को यश और लाभ देने वाली होती है। इसके बाद तीसरा न्याय है क्षत्रिणो गच्छन्ति न्याय। क्षत्रिणो गच्छन्ति, क्षत्रिय जा रहे हैं, क्षत्रिय माने छाते वाले। एक कोई समूह जा रहा है और उस समूह में तमाम छाते वाले हैं, कुछ बिना छाते वाले भी हैं।
अब का कौन क्या कहा गया, का सब छाते वाले जा रहे हैं, तो छाते वाले कहने से जो बिना छाते वाले हैं उनका भी उसी समूह में बोध हो जा रहा है, क्योंकि यहां बहुलता है, भूयस है। इसको कहा गया क्षत्रियो गच्छन्ति न्याय। एनी क्राउड मूविंग विथ मोस्ट ऑफ देम हैविंग द अम्ब्रेला एंड सो all seems to have the umbrella, thus a man who does not have umbrella are also considered that he is having umbrella. एक पुरानी कहावत है कि एक बार 10 घुड़सवार दिल्ली की तरफ जा रहे थे। एक छोटा टट्टू लिए था, सोचा दिल्ली जाना, इन्हीं के पीछे लग जाओ। तो जब कोई रास्ते में पूछता था कि आप घुड़सवार कहां जा रहे हैं, तो बाकी तो नहीं बोलते थे, पीछे वाला तुरंत बोलता था कि हम 11 सवार दिल्ली जा रहे हैं। और धीरे धीरे ये प्रचलित हो गया कि 11 सवार दिल्ली जा रहे हैं, 11 सवार दिल्ली जा रहे हैं। यानी जो घुड़सवार थे उनके साथ जो टट्टू सवार था वो भी घुड़सवारों में गिन लिया गया। यही क्षत्रियो गच्छन्ति है। जब किसी प्रकार की भूयसता होती है समूह में और उसमें एकाध उसके संपूर्ण गुणों से लक्षित नहीं होते, तो उनकी गिनती भी उसी समूह में गिन ली जाती है। चक्रपाणी ने तस्याशीति अध्याय सूत्र 6 91वें श्लोक की व्याख्या में इसका प्रकरण लिया है। अध्याय उपसंहार में उन्होंने कहा कि हेमंत ऋतु में अपथ्य नहीं बताया गया है। हेमंत ऋतु में अपथ्य नहीं बताया गया है, लेकिन शिशिर का अपथ्य बताया गया है। और हेमंत शिशिर के बाकी सारी चीजें एक समान होने के कारण जो शिशिर का पथ्यापथ्य है वही हेमंत का अपथ्य समझा जा सकता है। बाई लर्निंग almost all the apathy of the shishir ritu can be taken as the apathy of the hemant ritu, because दोनों में समानता है। एक क्षत्रिय जा रहा है, क्षत्रियों का समूह है, तो हेमंत की भी अपथ्य का समूह उसी प्रकार से होगा। दूसरा चरक चिकित्साध्याय 15वां गृहिणी चिकित्साध्याय में धात्वाग्नि व्यापार के परिप्रेक्ष्य में इस न्याय को कोट किया गया है। धात्वाग्नि व्यापार में उन्होंने कहा कि प्रत्येक धातु का किट्ट और प्रसाद भाग होता है, लेकिन शुक्र धातु का कोई किट्ट नहीं होता। तो एक लक्षण न होने से, चूंकि सप्त धातुओं में रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा इन सब में प्रत्येक का प्रसाद भाग और किट्ट भाग है, लेकिन शुक्र धातु का किट्ट भाग नहीं है। फिर भी इसकी गणना शुक्र धातु में इसलिए हो जाएगी कि इसके बाकी सारे लक्षण मिलते हैं क्षत्रियो गच्छन्ति न्याय से, ये भी धातुओं के भीतर ही गिना जाएगा। धात्वाग्नि व्यापार में ये एक्सेप्टेड होगा। शारीर स्थान कतिधा पुरुषीय चरक शारीर 1 का 28वां। भूतांतर प्रवेश, भूतांतर प्रवेश की एक्सप्लेन करते समय भूतों के गुण बताए और उसी की एक्सप्लेनेशन में चक्रपाणि ने इस न्याय का प्रयोग किया। का पूर्व गुण में पर गुण में इंटर करते हैं। जैसे आकाश, आकाश के बाद वायु बनी तो वायु में शब्द और स्पर्श दोनों आया। वायु के बाद अग्नि बनी तो शब्द स्पर्श रूप आया। अग्नि के बाद जल बना तो शब्द स्पर्श रूप रस आया, और जल के बाद पृथ्वी बनी तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आया। लेकिन पृथ्वी महाभूत के भीतर शब्द स्पर्श रूप रस गंध आने के बाद इसका परवर्ती नहीं आया, तो क्या इसकी महाभूतों में गिनती की जाए? तो इन्होंने कहा कि क्षत्रियो गच्छन्ति न्याय से वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट आल्सो कंसिडर्ड इन द पूर्व गुण। पृथ्वी के भीतर भी इसका परवर्ती न होने के कारण इसका परवर्ती गुण मान लिया जाएगा कि न होने के बावजूद भी महाभूतों में इसकी गिनती होती है। इसके बाद दूसरा न्याय है श्रृंग ग्रहीता न्याय।
श्रृंग ग्रहीता माने सींग पकड़ लेना, श्रृंग ग्रहीता माने सींग पकड़ लेना। सींग पकड़ने से तात्पर्य है किसी चीज को बिल्कुल पकड़ के अंगुलीगत ग्रहण मात्रे भी देवदत्त ग्रहीतो भवति। आपने किसी की अंगुली पकड़ लिया, किसी का हाथ पकड़ लिया, कहा जाता है किसको पकड़ा? कहा देवदत्त को पकड़ा। ऐसे ही श्रृंग ग्रहीता न्याय है। इसमें कई एक्सप्लेनेशंस हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे एक बैल को एक सींग से पकड़ा जाता है और फिर दूसरे सींग से पकड़ करके उसको नियंत्रित किया जाता है, ऐसे ही किसी चीज को पहले एक लक्षणों से पकड़ते हैं फिर बाकी लक्षणों से पकड़ते हैं। इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन भी श्रृंग ग्रहीता न्याय के लिए दिया गया कि कुछ छोटे से लक्षण पकड़े जाएं फिर बाकी लक्षण पकड़े जाएं। Sometimes leading many bulls into a stall by holding their horns one by one. एक स्टाल में लगाने के लिए उनके सींगों से पकड़ पकड़ कर सबको बांधा जाता है। तो ये भी श्रृंग ग्रहीता न्याय है। सामान्य रूप से इसका प्रयोजन तब किया जाता है जब किसी जैसे बैलों का समूह है, कौन सा बैल देखना है, हमने कहा एक बैल की सींग पकड़ के मैंने बताया इस बैल को देखना है। श्रृंग ग्रहीता का सबसे अधिक उपयोग यही होता है, यानी डेफिनेटली इंडिकेटिंग अबाउट द पर्टिकुलर, उसके एक विशेष लक्षण को पकड़ करके उसकी सींग को उसको पकड़ करके हम कहते हैं कि यही वाला बैल, मींस हम ऐसे स्पेसिफिक लक्षण को उसको पकड़ रहे हैं जो उसका विशेष हो। षड विरेचन 67 अध्याय में इसका वर्णन किया सूत्र 4 19वें में, जहां की 500 कसायों का वर्णन किया और 50 महाकसायों का वर्णन किया। अपने अपने गुणों के आधार पर द्रव्यों का वर्गीकरण किया गया, यानी जो जिस जिस गुण वाले द्रव्य थे उनकी उनकी सींग पकड़ करके उस ग्रुप में डाल दिया गया। उसमें से सबकी सींग पकड़ी, बड़े साइज के बैलों को एक साइड में ले आके बांध दिया, इस साइज के बैलों को एक साइड में ले आके बांध दिया, एक एक प्रकार के बैलों को पकड़ पकड़ करके उनके अनुसार बांध दिया। सो द द्रव्यास आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक एक्शन एंड क्लियरली अंडरस्टूड द हेल्प ऑफ संग्रहिता। 500 ड्रग्स को हमने 50 ग्रुप्स में बांट दिया। चिकित्सा स्थान बात व्याधि अध्याय में भी, चरक चिकित्सा 28 का 72 बात व्याधि अध्याय, इसमें हनु स्तंभ है, कुंचन है, पक्षाघात है, संधिच्युत है, आदि बीमारियों के बारे में बताया और बताया कि स्थान और गंभीर धातु में प्रवेश के आधार पर असाध्य होती हैं। ये व्याधियां असाध्य होती हैं जब गंभीर धातुओं में प्रवेश की जाए, कर ले जाएं और इनका स्थान कैसा हो। जैसे, लेकिन फिर भी कहा कि अगर वो नव हो, बलवान रोगी हो और उपद्रव के रहित हो तो साध्य होती है। अब यहां इन व्याधियों के उपद्रव इनलिस्टेड नहीं है, यानी उपद्रव आप पूरे समूह में से आपको मिलाकर के निकाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि संग यहां श्रृंग ग्रहीता नहीं हुआ। एक्चुअली यहां रचनाकार को प्रत्येक व्याधियों के उपद्रव की जब बात करी कि जब नव हो, उपद्रव रहित हो तो साध्य हो जाती है, तो उनके उपद्रवों को बताना चाहिए, लेकिन उनके उपद्रवों को सींग पकड़ करके नहीं बताया, बल्कि गो बलिवर्धन कर दिया, गाय भी उसी में बैल भी उसी में, तो श्रृंग ग्रहीता न्याय हो गया। वी कैन कंसिडर द कॉमन उपद्रव, यानी जो सबके कॉमन उपद्रव हैं उसी में से हमको समझ लेना है। इसी तरह से चरक चिकित्सा 30 का 314 और 319 तक योनि व्यापक चिकित्सा में औषधियों का प्रमाण, औषधियों के प्रमाण का कोई स्पेसिफिक नहीं बताया गया। प्रतिपुरुष सिद्धांत है आयुर्वेद में, पुरुषम पुरुषम वीक्षय, तो प्रमाणाभ्यास को कोई स्पेसिफिक नहीं बताया गया और कहा गया कि स्पेसिफिक प्रमाण के अनुसार उसको मान लिया जाए कि जिसके लिए जैसी आवश्यकता है, कोई श्रृंग ग्रहण करके बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसा जिसमें बलाबल हो, जैसी जिसकी स्थिति हो, जैसा जिसका वो हो, उसके अनुसार औषधि का प्रमाण समझ लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी कई न्याय बचे हैं
परंतु लोडिंग में परेशानी होती है जब एमबी बढ़ जाती है, इसलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में बचे हुए अन्य न्यायों के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।